श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे संभावित प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। उस सीरीज में आज मैं आपके लिए 33 और प्रश्न लेकर आया हूँ। तो बिना किसी भूमिका के आइए सीधे प्रश्नों पर बात करते हैं। 34वां प्रश्न, आज का जो 34वां प्रश्न है वो है, मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत आबादी है। तो कितने प्रतिशत आबादी है मध्य प्रदेश की जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन कर रही है, तो वो है 31%। 31%, 31% आबादी अभी भी मध्य प्रदेश की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2023 में गरीबी रेखा में मध्य प्रदेश में 15.95% की कमी आई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 15.95% लोग कम गरीब हुए हैं। 1.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर पहुंच गए हैं और गरीबी से मुक्त हुए हैं। टॉप 3 गरीबी में कमी वाले राज्यों में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर रहा है। तो इस आंकड़ों के साथ हम लोग इस प्रश्न को समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 55वां जिला किस जिले के पुनर्गठन से निर्मित किया गया। मध्य प्रदेश का 55वां जिला किस जिले के पुनर्गठन से निर्मित किया गया। तो इसका सही उत्तर है सतना। तो सतना से 55वां जिला बनाया गया जिसका नाम है मैहर। ठीक है। इसके पहले छिंदवाड़ा का पुनर्गठन करके 54वां जिला बनाया गया था पाढ़ुरना। एक ही डेट को आगे पीछे 5 और 6 तारीख की डेट है, इसमें बताता हूँ अभी। पाढ़ुरना, तो पाढ़ुरना 54वां जिला छिंदवाड़ा से अलग होकर के, सतना से अलग होकर के 55वां जिला मैहर और रीवा से अलग होकर के मऊगंज 53वां जिला बना था। तो 53वां जिला जो है वो मऊगंज था, 54वां जिला जो है वो मैहर पाढ़ुरना है छिंदवाड़ा से अलग होकर के, और 55वां जिला जो है वो आपका मैहर है। इस प्रकार से 3 नए जिले 2023 में बने हैं। मध्य प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन से संबंधित यदि हम लोग और भी बातें करें तो इसके पहले जो 52वां जिला बना था वो था हमारा निवाड़ी। टीकमगढ़ से अलग होकर के निवाड़ी का गठन किया गया, 52वां जिला। और इसके पहले 2013 में 51वां जिला बना था हमारा आगरमालवा। शाजापुर से अलग होकर के आगरमालवा 51वां जिला बना था। इसके पहले 2008 में, सारे जिले में आपको यहीं पे बता दूंगा कब कौन सा बना। 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली जिलों का निर्माण हुआ था। एक अलीराजपुर और दूसरा सिंगरौली। तो अलीराजपुर का अलगाव जो हुआ वो झाबुआ से हुआ और सिंगरौली का अलगाव जो हुआ वो आपका सीधी से हुआ। तो सीधी से अलग होकर के सिंगरौली और झाबुआ से अलग होकर के अलीराजपुर बने 2008 में। 49वां और 50वां जिला ये बना यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो इसके पहले 2008 के पहले 2003 में 3 जिले बनाए गए। एक बुरहानपुर, एक आपका अनूपपुर और एक आपका अशोकनगर। बुरहानपुर और अनूपपुर और एक आपका जो है वो अशोकनगर। ये 3 जिले 2003 में बनाए गए। खंडवा से अलग करके बुरहानपुर बनाया गया, शहडोल से अलग करके अनूपपुर बनाया गया और गुना से अलग करके अशोकनगर बनाया गया। ये 3 जिले कब बने? 2003 में बने। इसके पहले 2000 तक मध्य प्रदेश में 31 अक्टूबर 2000 की स्थिति में मध्य प्रदेश में 45 जिले थे। फिर ये 3 बन गए तो टोटल हो गए 48। फिर 2008 में 2 बन गए तो हो गए 50 और 51वां जिला बना 2013 में, 52वां जिला बना निवाड़ी 2018 में और 53वां जिला, 54वां जिला, 55वां जिला ये बने 2003 में। तो ये जिलों का इतिहास है 2000 के पहले का, 2000 के बाद का। 2000 के पहले हम लोग थोड़ा सा शुरू करें तो सबसे पहले 26 मार्च 1972 में, कब? 26 मार्च 1972 में 2 जिले बनाए गए मध्य प्रदेश में, भोपाल और राजनंदगांव। तो राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में चला गया और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश में बचा। इसके बाद 1998 में 25 मई 1998 में बीपी दुबे समिति,
बीपी दुबे, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बीपी दुबे समिति की सिफारिश पर 25 मई 1998 को 10 जिलों का गठन हुआ और उस 10 जिले में से मध्य प्रदेश में 4 आए, बाकी के 6 चले गए छत्तीसगढ़ में। तो 6 की चर्चा हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वो परीक्षा में नहीं आएगा। जो 10 में से 4 मध्य प्रदेश में 98 की स्थिति में बचे, उनमें से एक था बड़वानी, दूसरा था श्योपुर, तीसरा था डिंडोरी और चौथा था कटनी। बड़वानी जो है तो पश्चिमी निमाड़ अर्थात खरगोन से अलग करके बनाया गया, श्योपुर जो है मुरैना से अलग करके बनाया गया 1998 में, और डिडोरी मंडला से अलग करके बनाया गया, कटनी जो है वो जबलपुर से अलग करके बनाया गया। इस प्रकार से 4 नए जिले इस हमको मिले थे 1998 में। फिर 1998 की बात करें तो फिर वही 2000 में जिलों का फिर से इधर उधर होता है, लेकिन नए जिले नहीं बनते। नए जिले जो बनते हैं 2003 में बनते हैं। 48 जिले थे, टोटल 61 जिले थे हमारे पास 1998 की स्थिति में। उनमें से 2000 में 16 जिले जो चले गए छत्तीसगढ़ में, तो 45 जिले बने और 45 के बाद की कहानी मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार से देखा जाए तो 2023 में 3 जिले बनते हैं, मऊगंज, पाढुर्णा, मैहर। ठीक है। इसके अलावा 1998 में बीपी दुबे के बाद भी थोड़ा जिलों का गठन हुआ, थोड़ा सा। हाँ, सिंहदेव समिति भी है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। 30 जून 1998 को सिंहदेव समिति बनी जिलों के पुनर्गठन से संबंधित, और इसकी सिफारिश पर 6 और नए जिले बनाए गए थे। उसके बाद 61 हुए थे, 6 नए जिले बनाए गए, जिसमें से 3 मध्य प्रदेश में थे। एक था हरदा, दूसरा था आपका मंदसौर से नीमच, हरदा होशंगाबाद से हरदा को, और मंदसौर से नीमच को, और शहडोल से उमरिया को। मतलब हरदा होशंगाबाद से, नीमच को मंदसौर से और उमरिया को शहडोल से अलग करके 3 नए जिले सिंहदेव समिति के सिफारिश पर बने थे। तो यहाँ पे 2 स्पष्ट चीजें समझ लीजिए। बीपी दुबे समिति के आधार पर जो 4 नए जिले मध्य प्रदेश में हैं वो है बड़वानी, श्योपुर, डिडोरी, कटनी, और सिंहदेव समिति की सिफारिश पर जो मध्य प्रदेश में 3 जिले बने थे वो है हरदा और आपका नीमच मंदसौर से अलग होकर के, और शहडोल से होकर के अलग होकर के उमरिया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो शहडोल से 2 जिले बने हैं। शहडोल का अब तक 2 बार पुनर्गठन किया जा चुका है। एक बार शहडोल से अलग किया गया उमरिया को 1998 में, और दूसरी बार शहडोल से अलग किया गया अनूपपुर को 2003 में। ये बात भी प्रासंगिक है, पूछा जा सकता है। चलिए, एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि जिलों का गठन दो समिति तो हो गई, 2 समितियों के आधार बने, लेकिन मध्य प्रदेश में जो मऊगंज जिले का गठन या नए जिलों का जो गठन अभी किया गया, वो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत किया गया है। ये भी हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 है ना, जिसमें कुल 19 अध्याय और 26 धाराएं हैं, उसके तहत किया गया है। ठीक है, इस बात को हमें याद रखना है। और इसमें जो गठन के लिए धारा का इस्तेमाल किया गया है वो धारा 13 का इस्तेमाल किया गया, तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। चलिए, ठीक है, इतना बहुत है। इसमें 55वां जिला के संदर्भ में हम लोगों ने बात की। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति, अब यहाँ पे इनमें से कोई एक शब्द आएगा, आशय, विनिमय, आदेश, प्रतिज्ञा, द्वारा सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकता है। तो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा, इसका सही उत्तर क्या, आदेश द्वारा सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। ये बात क्लियर हुई। तो इसको हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न हमारा। 37वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को प्रकट करता है। तो गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना जो है वह कहलाएगी संबोधि।
क्या कहलाएगी, संबोधि कहलाएगी। तो ज्ञान प्राप्ति की घटना से संबंधित कुछ बातें। धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन होता है गौतम बुद्ध का पहला ज्ञान, जहां उन्होंने पहला ज्ञान दिया। संबोधि को बुद्धत्व कहते हैं, अरहत कहते हैं, तथागत कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति कहते हैं, ठीक है। और धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है ज्ञान देना। पहली बार उन्होंने जब अपने ज्ञान का विस्तार किया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। महापरिनिर्वाण उनके शरीर त्याग की घटना को कहते हैं। महाविनिष्क्रमण उनके घर से निकलने की घटना को कहते हैं, गृह त्याग की घटना को कहते हैं। इनसे जुड़े कुछ प्रतीक भी हैं, उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। गौतम बुद्ध का जो जन्म का प्रतीक है वो कमल और बैल है। कमल और बैल इनके जन्म का प्रतीक माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वो बोधि वृक्ष, जिसको पीपल है ना, सामान्यतः हम लोग जिसे पीपल कहते हैं, वो बोधि वृक्ष ही है। पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो उसको बोधि वृक्ष, तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष को माना जाता है। धर्म चक्र की प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन का जो प्रतीक है वो पहिए को माना जाता है, पहिए को माना जाता है, ठीक। और महापरिनिर्वाण की जो प्रतीक चिन्ह है वो स्तूप है, स्तूप है। और महाविनिष्क्रमण का जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा या अश्व है। घर त्याग की जो घटना है वो महाविनिष्क्रमण कहलाती है, उसका जो प्रतीक है वो अश्व है, ठीक है। ये भी हमें याद रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर हम बात करते हैं। सेंगोल चर्चित प्रश्न रहा है, चर्चित प्रश्न रहा है अभी सेंगोल। तो सेंगोल क्या है, पहले मैं आपको उत्तर बता देता हूं कि सेंगोल जो है वो राजदंड है। क्या है, राजदंड है। इन विकल्पों में से ना तो वो राजभवन है, ना दक्षिण भारत के एक मठ है, ना संसद में स्थापित एक प्रक्रिया है। संसद में स्थापित सेंगोल हुआ है लेकिन ये कोई संसद की प्रक्रिया नहीं है। नए संसद भवन में 28 मई 2023 को 28 मई 2023 को सेंगोल की स्थापना की गई। सेंगोल जिसका जो तमिल शब्द सेम्मई से बना है, सेम्मई जिसका अर्थ होता है नीति परायणता। नीति परायणता, परीक्षा में यह इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न। नीति परायणता चूंकि इतिहास भी रहा है, नीति परायणता का प्रतीक है, राजदंड का प्रतीक है। भारत में सेंगोल को सबसे पहले चोल राजवंश ने इसका इस्तेमाल किया था। चोल राजवंश के चोल, तो इसका संबंध किससे है ये भी याद रखना है, चोल राजवंश से संबंधित है। और उनमें जब उत्तराधिकार दिए जाते थे तो उसके साथ सेंगोल प्रतीक चिन्ह के रूप में दिया जाता था, जो स्वतंत्रता, संप्रभुता एवं विरासत का प्रतीक होता था। तो यह सेंगोल एक राजदंड जो कि सोने का बना हुआ है। तो ये संसद में, नई संसद भवन में, सेंट्रल विस्टा में, या नई संसद भवन जो हमारी बनी है उसमें इसको स्थापित किया गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका संबंध भारत में आज़ादी के समय से ही है, क्योंकि पहली बार इसको पुरानी संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो 1947 में ही पहली बार पुरानी संसद में इसको स्थापित किया गया था नेहरू के माध्यम से। और इसको दक्षिण भारत के संत थिरुवदुथुराई जो है नेहरू को भेंट किए थे। अभी कई संतों के द्वारा इसको मोदी जी को दिया गया। तो ये एक राजदंड है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, संसद के साथ ये थोड़ा सा इसमें एक और फैक्ट बताना चाहूँगा कि फिर इसको बाद में आनंद संग्रहालय, आनंद भवन में, जो कि प्रयागराज में स्थित है, नेहरू जी का आवास था, नेहरू जी के आवास परिसर में जो आनंद संग्रहालय बनाया गया था उसको दान कर दिया गया। तो अभी सेंगोल जो है वो आनंद संग्रहालय में रखा हुआ था। अब कहाँ पहुँच गया है, अब पहुँच गया है संसद भवन में। तो सेंगोल की यात्रा की हम लोग बात करें तो ये चोल राजवंश के पास था। चोल राजवंश के बाद जो है तो नेहरू जी के पास गया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने संसद भवन में गया। पुरानी संसद भवन जो 1947 की थी, थिरुवदुथुराई के द्वारा नेहरू जी को दिया गया। नेहरू जी ने इसको आनंद संग्रहालय में रखवाया, म्यूजियम में रखवाया, और उसके बाद फिर से ये संसद भवन में लौट करके पहुंचा है, ठीक है। तो ये सेंगोल की यात्रा थी। सेंगोल का अर्थ होता है नीति परायणता। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, भीलों में प्रचलित विधवा विवाह को क्या कहा जाता है। भीलों में प्रचलित विधवा विवाह, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। विधवा विवाह को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है नाथरा। नाथरा कहा जाता है भीलों में प्रचलित विधवा विवाह को। भीलों में बहुत प्रकार से विवाह प्रचलित हैं, उनमें से एक धारणा भी है, भरायणा भी है, लेकिन लमसेना नहीं है। लमसेना भीलों का नहीं है। लमसेना जो है तो कई जनजातियों में अलग अलग नामों से पाया जाता है, लेकिन ये मुख्य रूप से गोंडों और बैगा में पाया जाता है। इसके अलावा जो 3
यहाँ पे नातरा, धारणा और भरणा है, ये भीलों से ही संबंधित है, भीलों से ही संबंधित है। इसमें हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो नातरा जो है वो कौन सा विवाह हो गया? नातरा हो गया आपका विधवा विवाह। इसके अलावा इसमें जो धारणा है वो बहुपत्नी विवाह होता है, मतलब एक से अधिक पत्नी रखने के लिए इस प्रकार का विवाह किया जाता है, जिसको धारणा विवाह कहते हैं। और भरणा विवाह जो होता है, जब कभी गरीब लड़की होती है और उसकी शादी नहीं हो पाती या शादी करने में माता पिता सक्षम होते हैं गरीबी के कारण, तो वो किसी अमीर या अच्छे घर के लड़के के साथ चली जाती है, लड़के के घर चली जाती है। इसको कहते हैं वहाँ का भीलों का भरणा विवाह। भीलों के बारे में और भी बहुत सारी हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भीलों में तलाक प्रथा भी पाई जाती है, तो तलाक विवाह भी वहाँ मान्य है, मतलब विवाह विच्छेद के लिए घटना भी मान्य है। इसके अलावा जो है तो भीलों के बारे में भगोरिया विवाह, भगोरिया हाट के माध्यम से किया जाता है, वो भी काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, यहाँ पे इतना ही। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 40वां नंबर प्रश्न है कि चाछरीज, ढांढल, ठाठिया, थापटी एवं डंडा नाच ये किससे संबंधित हैं? ये किसी जनजाति के नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, जिसका नाम है चाछरीज, ढांढल, ठाठिया, थापटी एवं डंडा नाच। तो ये जो लोक नृत्य हैं वो हैं कुरकुओं के। दिए गए विकल्पों में से किसके लोक नृत्य हैं? कुरकुओं के। ठीक है, इसके अलावा भी इनके बहुत सारे नृत्य हैं जिनकी चर्चा मैं यहाँ पे कर लेना चाहता हूँ, जैसे गोंगल्या, कुरकुओं में गोंगल्या नृत्य पाया जाता है, कोंकल्या में डोडबली नृत्य पाया जाता है, कोंकलियों में चिल्हड़ी नाच पाया जाता है, चिल्हड़ी नाच पाया जाता है, होरिया नाच पाया जाता है, गादली नाच पाया जाता है। तो ये नृत्य है इनके। थोड़ा सा यहीं पे मैं भारिया के जो भरम सैतम नृत्य है उनको भी चर्चा कर लेता हूं। तो भारियाओं में जो है तो भरम सैतम नृत्य पाए जाते हैं, भरम, सैतम, कर्मा, सैला, ये इनमें पाए जाते हैं। सहरिया की हम लोग बात करें तो इसमें भी कई प्रकार के भरम सैतम टाइप के ही जो है तो नृत्य पाए जाते हैं। बैगा की बात करें तो बैगाओं में कर्मा, बैगानी कर्मा, छरपट, रीना, सैला, बिलमा, भड़ौनी, परधौनी नृत्य पाए जाते हैं बैगाओं में। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे हमें कंठस्थ करना है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 41वां नंबर प्रश्न। 41वां नंबर प्रश्न कहता है कि साहित्य का नोबेल 2023 किसे प्रदान किया गया? यह नोबेल के बारे में प्रश्न है और यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प है जान फोसे। जान फोसे को साहित्य का नोबेल 2023 दिया गया है। इनकी रचना, मतलब ये नॉर्वे के साहित्यकार हैं और इनके गद्य रचना के लिए, नाटक रचना के लिए, अभिनव नाट्य रचना और गद्य रचना के लिए इनको नोबेल साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नारगेस मोहम्मदी को 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये जो है तो ईरानियन मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, इनको शांति का नोबेल दिया गया है। सेंटर फॉर लिबर्टीज को 2022 का शांति का नोबेल दिया गया था और एनी एल हुलियर जो हैं भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 3 लोगों में को दिया गया, उनमें से एक है एनी एल हुलियर, तो इनको जो है वो भौतिकी का दिया गया है। 2 और अन्य लोग कौन से हैं जिनको भौतिकी का नोबेल दिया गया है वो आप हमें कमेंट में बताएं और हमें ये बताएं कि उनको किस चीज के लिए, किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 42वां प्रश्न कि ऋग्वेद में देवी देवताओं, ऋग्वैदिक परंपरा में देवी देवताओं के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला प्रश्न है, इसमें पहला विकल्प है संसार का संरक्षक ब्रह्मा, आंधी के देवता मरुत और सार्वभौमिक देवी भावनाओं की देवी अदिति और वनस्पतियों की देवी के अधिपति सोम। तो वनस्पतियों का सही है, सार्वभौमिक भावनाओं की देवी अदिति को माना जाता है, यह भी सही है, और आंधी के देवता जो है मरुत को माना जाता है, यह भी सही है। लेकिन संसार के संरक्षक के रूप में ब्रह्मा को नहीं बल्कि विष्णु को माना जाता है
विष्णु संसार के संरक्षक पालनहार कहलाते हैं और ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के रचयिता कहलाते हैं वैदिक परंपरा में। तो ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, संरक्षक विष्णु जी हैं। इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर है, जो सुमेलित नहीं है, वो है ए नंबर। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान योजना कब लागू की गई? तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान योजना मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान योजना के लागू होने या प्रवर्तन की जो तिथि है वह पूछा गया है और ये है 25 सितंबर 2020। इसमें यह समझना है कि मध्य प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री किसान योजना पीएम किसान निधि के जैसे ही एक योजना लागू की गई 25 सितंबर 2020 को, जिसके तहत 4,000 रुपए दिए जाते थे। लेकिन इसमें 22 सितंबर 2022 को इसकी राशि बढ़ा करके इसको अपडेट किया गया और इसकी राशि जो होगी वो 2,000 इंक्रीज करके इसको 6,000 तक लाया गया। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इसका पूरा जो नाम है मुख्यमंत्री कल्याण किसान योजना, जो है वो पुराने रूप में 25 सितंबर 22 से चल रही है, नए रूप में 22 सितंबर 2022 से 6,000 रुपए की राशि के साथ चल रही है। 6,000 रुपए पीएम सम्मान निधि के रूप में मिलते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के किसानों को इन दोनों योजनाओं के माध्यम से कुल 12,000 रुपए एक साल में मिलते हैं 3 किस्तों में। ठीक है, यह इस प्रश्न का मर्म है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न के मर्म की ओर। और अगला प्रश्न 44वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में यहाँ पे भारत इंपॉर्टेंट है, भारत की कुल आबादी में 8.6% की आबादी जो है वो जनजाति की है, जो हो जाती है लगभग 10 करोड़ 43 लाख आबादी अनुसूचित जनजाति। मतलब पूरे भारत में जो एसटी की संख्या है वो 10 करोड़ 43 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार है। लगभग यहाँ पे 705 रिकॉर्डेड अधिसूचित जनजातियां भारत में पाई जाती हैं। यदि हम लोग मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश की 21.10% आबादी में जनजातियों का एसटीज का हिस्सा है। लगभग 21.10% टोटल आबादी का, और ये होता है लगभग 1 करोड़ 53 लाख के आसपास आबादी जो है वो जनजातियों की है। तो मध्य प्रदेश में हर पांचवा व्यक्ति जो है वो जनजाति है। इस प्रकार से यह प्रश्न समाप्त होता है। अगला, यदि राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति है पूरे राज्यों को मिला दे तो। ठीक है, 45वां प्रश्न है हमारा, समाजशास्त्री जीएस धुरिये ने भारतीय जनजातियों को क्या नाम दिया है? तो समाजशास्त्री जीएस धुरिये भारतीय समाजशास्त्र के प्रख्यापक कहे जाते हैं। प्रखर प्रोफेसर जीएस धुरिये जो हैं वो क्या कह रहे हैं? पिछड़े हिंदू कह रहे हैं। क्या? पिछड़े हिंदू मतलब जनजातियों को हिंदुओं के अंतर्गत इन्होंने वर्गीकृत करके इनको पिछड़े हिंदू कहा है। इसमें आदिम जाति शब्द जो है जनजातियों के लिए वो J.H. हट्टन ने दिया है। ये भी याद रखा जाए, J.H. हट्टन ने आदिम जाति कहा है मध्य भारत की जनजातियों को। और मूल निवासी शब्द का इस्तेमाल वेरियार एल्विन ने किया है। तो वेरियार एल्विन ने मूल स्वामी कहा है भारत की जनजातियों को, वेरियार एल्विन ने। और जनजाति शब्द का इस्तेमाल जो है वो बेप्स ने किया है। ठीक, तो बेप्स ने जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया है। एक बार फिर से, पिछड़े हिंदू जो है तो जीएस धुरिये ने कहा, आदिम जाति जो है वो J.H. हट्टन ने कहा, और मूल स्वामी शब्द का इस्तेमाल जनजातियों के लिए वेरियार एल्विन ने किया है, और जनजाति शब्द का इस्तेमाल बेप्स ने किया है। यह बात हमें याद रखनी है। अगला प्रश्न है 46वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 46वां नंबर प्रश्न कहता है, ये 46वां नंबर प्रश्न आपके सामने, और इसकी भाषा पढ़ता हूं मैं। 22 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, देखते हैं विकल्प देखते हैं। औपचारिक शिक्षा है तो अवसंरचनात्मक विकास, तो ये औपचारिक शिक्षा नहीं थी। औद्योगिक ऋण प्रदान करना, उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करना भी इसका मकसद नहीं है।
औद्योगिक कुशलता वृद्धि के साथ स्टाइपेंड देना, और महिलाओं को प्रतिमाह 1250 रुपए देने की योजना नहीं है, ठीक है ना, वो लाडली बहना योजना है। और ये योजना जो है क्या होती है, औद्योगिक कुशलता के साथ स्टाइपेंड देना। मतलब इस योजना को क्या किया गया है, इस योजना के तहत जो कुशलता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, स्किल बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, और उसके साथ सीखते हुए कुछ पैसे भी दिए जाएंगे, ठीक है, 18 से 29 वर्ष के तक के युवाओं को। अगला प्रश्न है 47वां नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020, ये 2020 नहीं है, ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ही है, ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में शिशु मृत्यु दर को कम कर किस स्तर पर लाने का प्रयास किया गया है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में शिशु मृत्यु दर को 30 तक लाने का लक्ष्य किया गया है, ठीक है, इसको हमें याद रखना है। इसमें कुछ और बातें इसके तहत जो है, तो जैसे मातृत्व मृत्यु दर को 100 तक रखने का लक्ष्य किया गया है, कि हम इसके तहत जो है तो मातृ मृत्यु दर में 100 तक लाएंगे। जन्म मृत्यु दर पंजीयन को 100% तक बढ़ाएंगे। जन्म मृत्यु गर्भावस्था आदि सभी का पंजीयन कराएंगे। प्रजनन दर को 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया था, 2010 में ही ये लक्ष्य पूरा हो गया, और 2040 तक हमें प्रजनन दर को एक नए प्रतिस्थापन दर तक ले जाना है, ये लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न, फराइजी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? फराइजी आंदोलन फौराजी आंदोलन भी कहलाता है, और मुसलमानों के कर्तव्यों पर बल देना फराइजी का मूल शब्द होता है। फराइजी का मतलब होता है कर्तव्य, और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह इन्होंने फराइजी आंदोलन चलाया था मुसलमानों के कर्तव्यों पर बल देने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए। इस प्रकार से देखा जाए तो मोहम्मद कासिम नंतोवी, इसका जो अगला विकल्प इसमें है, पहला विकल्प, यह ये देवबंद आंदोलन से जुड़े थे। देवबंद स्कूल के संस्थापक भी माने जाते हैं। 1866 में मोहम्मद कासिम नंतोवी। और मिर्जा गुलाम अहमद की हम लोग बात करें तो ये अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक हैं। इन्होंने अहमदिया आंदोलन पंजाब में चलाया 1839 में। और सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां की बात करें तो ये अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित हैं। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है 1864 में। 1864 में इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन के तहत ही अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, और जिसका नाम बाद में बदल करके अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी, और अलीगढ़ आंदोलन 1864 में लाया गया था। बाद में इसका नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया, जो आज भी अलीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न इसमें हम लोग लेते हैं 49वां प्रश्न है, फुतुहत ई आलमगीरी के रचनाकार कौन है? तो यह रचनाकार इसके हैं ईश्वरदास। मध्यकालीन साहित्य के संदर्भ में ईश्वरदास ने फुतुहत ई आलमगीरी नामक रचना रची है। इनमें देखा जाए अबुल फजल जो है वो आईने अकबरी के लेखक हैं, और गुलवदन बेगम जो है वो हुमायूं नामा के लेखक हैं। खाकी खान का संबंध लेखन से नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न, कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी नीति के तहत 1856 में किसका विलय किया गया? तो 1856 में यदि सन दिया है तो सीधे हम लोग 1856 में आ जाते हैं, और 1856 में विलय किया गया अवध का विलय किया गया था कुशासन का आरोप लगाकर। हम लोग जानते हैं कि डलहौजी ने हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी चलाई, और उस पॉलिसी के तहत किसी न किसी बहाने से राज्यों को हड़प लिया जाता था, अंग्रेजी सत्ता में विलय कर लिया जाता था। उसमें से सतारा पहला राज्य था हड़प नीति के तहत शामिल होने वाला। 1848 में सतारा शामिल हो गया, पहला राज्य था। इसके बाद 1849 में, इसमें विकल्प मैंने दिया है, 1849 में जैतपुर और संभलपुर को मिला लिया गया। फिर 1850 में बघाट को मिला लिया गया हड़प नीति के तहत। 1850 में बघाट को मिला लिया गया। 49 में जो है तो जैतपुर और संभलपुर को मिलाया गया। 48 में सतारा को मिलाया गया। इसके बाद 52 में उदयपुर को मिलाया गया, उदयपुर को मिला लिया गया हड़प नीति के तहत 52 में। और 1854 में नागपुर को, इसके पहले 53 में झांसी को,
1853 में झांसी को और 1854 में नागपुर को और 1855 में करौली को, 1856 में, ये करौली लिखा है, 1856 में किसको, अवध को कुशासन का आरोप लगा करके मिला दिया। तो 1848 से 1856 तक इतने सारे राज्य जो है हड़प नीति का शिकार बने और ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गए। ठीक है, पहला सतारा 1848 में, दूसरा 1849 में जैतपुर और संभलपुर, तीसरा 1850 में बाघाट, फिर 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1855 में ये करौली और 1856 में अवध। ये इसका डिटेल उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है कि आचार्य विनोबा भावे से जुड़ा आश्रम है। तो आचार्य विनोबा भावे से जुड़ा जो आश्रम है वो है पवनार। आचार्य विनोबा भावे भारत में सर्वोदय आंदोलन से जुड़े सबसे प्रमुख नेता हैं, गांधीवादी नेता हैं। इनसे जुड़ा जो आश्रम है वो है पवनार। इसी प्रकार से आनंद वन जो है वो बाबा आमटे पर्यावरण आंदोलनकारी है। बाबा आमटे से जुड़ा जो है वो आनंद वन है। बिहूर जो है वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जुड़ा हुआ स्थल है, आश्रम है। और सदाकत जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ा हुआ आश्रम है। ठीक है, तो पवनार बाबा आमटे, आनंद वन बाबा आमटे और बेहूर स्वामी रामकृष्ण परमहंस और सदाकत जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सदाकत देख करके कभी ऐसा ना करिए कि किसी मुस्लिम पीर की का विकल्प लगा दीजिए। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ा हुआ आश्रम है। ठीक है, चलते हैं हम लोग 52वें प्रश्न की ओर। 52वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित दर्रों और उनके राज्य की स्थिति बताना है हमें। तो भारत में जो निम्नलिखित दर्रे हैं आते हैं, देखते हैं दर्रे और अवस्थिति राज्य में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए ट्रेल्स दर्रा, जो ट्रेल्स दर्रा है वो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बागेश्वर जिला के अंतर्गत स्थित है। और ट्रेल्स दर्रा जो है वो पिंडारी घाट को मिलान घाट से मिलाता है। तो ऐसा समझिए उत्तराखंड में एक तरफ पिंडारी घाट, दूसरी तरफ मिलान घाट, और इन दोनों को मिलाने का ये जो है दर्रा ट्रेल्स दर्रा, बागेश्वर जिला, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। ठीक है, सुमेलित है, कोई दिक्कत नहीं। लिखा पानी दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। और ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आपका अरुणाचल प्रदेश, इधर आपका म्यांमार, और बीच में ये लिखा पानी दर्रा। फिर आता है ईमिसला दर्रा जो है वो लद्दाख में है, ये भी सत्य है। और यह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, तो लद्दाख इधर और ये तिब्बत मान लीजिए, और ये बीच में आपका ईमिसला दर्रा। और इसके बाद जेल्पा दर्रा कश्मीर में ना होकर के सिक्किम में है, और ये सिक्किम को लहासा से जोड़ता है, लहासा। तो लहासा को सिक्किम से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो आपका जेल्पा दर्रा है, तो ये कश्मीर में नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो सुमेलित नहीं है, वो है नंबर डी। ठीक है, इसको पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न। 53वां प्रश्न है कि आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। अभी हाल ही में 2023 में मध्य प्रदेश ने आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी किया है नीति आयोग की सहायता से। इसमें इसने किसकी सहायता ली है? नीति आयोग। तो नीति आयोग की सहायता से लिया गया है। भारत इसके पहले 12 मई 2020 को भारत में मोदी सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता का रोड भारत 2020 जारी किया जा चुका था। उसके बाद राज्यों की बारी थी, तो राज्यों में पहला राज्य है जो मध्य प्रदेश। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है वो ये इसकी थीम है। थीम ये है कि प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, प्रदेश बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और प्रदेश बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। इस थीम के साथ आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी किया गया। इसमें एक और बात, पर्यटन के दृष्टिकोण से इसके तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बफर से सफर अभियान भी चलाया गया है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2022-23 में। तो कभी आपसे पूछ ले कि बफर से सफर अभियान किसका हिस्सा है, तो आत्मनिर्भरता का हिस्सा है, जो किसके लिए चलाया गया है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इसमें इतना ही। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक डेटा भंडारण की क्षमता है। तो सर्वाधिक डेटा भंडारण की इसमें जो क्षमता है, जो 4 विकल्प दिए हैं, ओट्टाबाइट, जेट्टाबाइट, एक्साबाइट और पेटाबाइट, इनमें से सबसे ज़्यादा जो डेटा संग्रहित हो सकता है वो योट्टाबाइट बाई बी, और एक बाई बी में लगभग 1024 जेट्टाबाइट होते हैं, जेबी होते हैं। चलिए इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूं, क्योंकि एक प्रश्न जो है ये लगभग हर परीक्षा में पूछ लेता है। तो केबी से शुरू करते हैं हम लोग। केबी से शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे छोटी इकाई होती है, आइए उसको देखते हैं। सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम लोग कहते हैं बिट। 1 बाइट बराबर 8 बिट, यहां से कहानी शुरू होती है। 1 बिट बराबर 1 बाइट बराबर 8 बिट। फिर इसके बाद हम लोग देते हैं 1 केबी आता है। 1 केबी बराबर होता है 1024 बाइट। फिर 1 केबी के बाद आता है 1 एमबी। 1 एमबी में होते हैं 1024 केबी। फिर उसके बाद आता है 1 जीबी, जिसमें होते हैं 1024 एमबी। फिर आता है 1 टीबी, जीबी के बाद टीबी, अभी यहाँ से शुरू नहीं, वो टीबी के आगे की कहानी है, और जिसमें होते हैं 1024 जीबी। फिर आता है 1 पीबी, टीबी के बाद पीबी। 1 पीबी मतलब पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टीबी। फिर उसके बाद आता है 1 ईबी, पेटाबाइट के बाद ईबी, एक्साबाइट आता है, जिसमें होते हैं 1024 पीबी पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट बराबर 101 ईबी या एक्साबाइट के बाद आता है जेट्टाबाइट में होते हैं 1024 एक्साबाइट। ठीक। फिर आता है योट्टाबाइट, और योट्टाबाइट में होते हैं 1024 जेट्टाबाइट। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेट्टाबाइट, योट्टाबाइट। इसके अलावा इतना तो जानते ही हैं, पढ़े ही हैं। कुछ और नई चीज़ें बताता हूँ इसमें। नई चीज़ ये है कि 1 बाई बी योट्टा बराबर हम लोगों ने पढ़ा 1024 जेट्टाबाइट अर्थात जेडबी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा 1 बीबी ब्रोंटोबाइट। 1 ब्रोंटोबाइट बराबर होता है 1024 योट्टाबाइट। ठीक। और उसके बाद होता है ब्रोंटोबाइट के ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाहता हूं, जियोबाइट। और 1 जियोबाइट बराबर होता है 1024 बीबी मतलब ब्रोंटोबाइट। तो 10 अब तक की जो सबसे बड़ी ज्ञात यूनिट है वो है जियोबाइट। तो 1 जियोबाइट बराबर 1024 ब्रोंटोबाइट, और 1 ब्रोंटोबाइट बराबर 1024 योट्टाबाइट। ठीक है, तो ब्रोंटोबाइट के आगे जियोबाइट याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। इसमें 55वां प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप क्या है। इसमें ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका विकल्प नंबर बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी स्थापना 1963 में अमेरिका में हुई थी। ये है ASCII। ठीक है, अगला इसमें हम लोग प्रश्न लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बिटमैप साइज का उदाहरण है। बिटमैप इमेज का उदाहरण। तो इमेज हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होता है वेक्टर स्केल इमेज। वेक्टर इमेज जो होते हैं वो सामान्य इमेज होते हैं, और दूसरा हमारा होता है बिटमैप इमेज। तो जो भी हम लोग इमेज स्क्रीन पर देख पाते हैं, जैसे GIF, जैसे GPEH, जैसे PNG, जैसे
CX, जैसे MBPP, MPP, जैसे XBB, जैसे TIFF, ये सब बिट मैप इमेज का उदाहरण होती हैं जो पिक्सल पर आधारित होती हैं। इनफैक्ट इसमें PDF भी हो सकता है। ठीक, GIF, JPEG, PNG, TIFF और XBB, MPP, PCX जो भी पिक्सल पर आधारित हैं उनको कह देते हैं हम लोग बिट मैप इमेज। जो एक पिक्सल लेती हैं, जिनका शो होता है वो लाइट पर आधारित होता है, जो कलरफुल होते हैं या ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब बिट मैप इमेज कहलाते हैं। बिट मैप इमेज को रास्टर भी कहा जाता है। रास्टर फोटोशॉप का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। इसमें फोटोशॉप इस्तेमाल हो सकता है बिट मैप में। दूसरा जो है वेक्टर ग्राफिक जो होती हैं, जो वेक्टर इमेज होती हैं वो थोड़ा अलग होती हैं। वो इमेज के कुछ उदाहरण हैं जैसे PICT, जैसे EPS, जैसे WMF, ये पुराने हैं और बिट मैप जो है वो नया है। तो ये कुछ पुराने इमेज प्रकार हैं। ठीक है, तो बिट मैप इमेज की बात करें तो PNG फाइल, BMP फाइल, PDF, PSD फाइल, PDF भी शामिल हो सकता है इसमें, पर वो PDF अलग मतलब तरीके से एडोब फोटोशॉप पे बना होगा, उसके बाद PDF बना होगा तो वो हो सकता है। JPEG, GIF, PNG, ये सब जो होते हैं बिट मैप के उदाहरण हैं। चलते हैं 97वें प्रश्न पर, जो ये कह रहा है कि शहीद मध्य प्रदेश में मंडला में शहीद मेला किस तिथि को लगता है। तो शहीद मेला जो लगता है वो 24 जून को लगता है। रानी दुर्गावती की शहादत दिवस है ये। रानी दुर्गावती की शहादत दिवस 24 जून 1964 है। और इसी शहादत इसमें 1964 हमने बोल दिया है, 1964 नहीं है। तो 24 जून को कहाँ मंडला में ये मेला लगता है। कौन सा मेला? शहीद मेला लगता है, ये याद रखना है। रानी दुर्गावती की शहादत दिवस पर आयोजित होता है। रानी दुर्गावती की समाधि स्थल है, यहाँ स्मारक बना हुआ है, उसी पर यह मेला 24 जून को आयोजित किया जाता है। ठीक है, रानी दुर्गावती के बारे में हम लोग जानते हैं कि रानी दुर्गावती चंदेल शासक कीर्त सिंह जो कालिंजर के राजा थे की पुत्री थी, और इनका विवाह जो है तो गौड़ शासक संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से विवाह हुआ था। और विवाह के समय ये कहाँ थी? मंडला में। इसके बाद ये शिवपुरी कह रहा हूँ, जबलपुर त्रिपुरी में रहने लगी, और उसी के आसपास का जो क्षेत्र है वो था यहाँ। ठीक है, और 1564 में 24 जून 1564 में इनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, शहादत हुई थी। ठीक है, इसी दिवस को हम लोग शहीद दिवस के रूप में यहाँ मनाते हैं और शहीद मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है 58वां कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस कोयला है। ठीक है, लगभग बिटुमिनस कोयला मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इसके लिए मध्य भारत की जो खदानें हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कोयले की क्वालिटी की पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। सबसे अच्छा कोयला इसलिए क्योंकि इसमें 80-90% कार्बन पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला में 40 से 75% तक कोयला कार्बन पाया जा सकता है। इनमें से लिग्नाइट में 40% तक कार्बन पाया जाता है, और सबसे कम कोयला कार्बन पाया जाता है पीट कोयले में, और पीट कोयला इस प्रकार से सबसे कम अच्छा माना जाता है। मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्रों की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में हम लोग जानते हैं कि 2 प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र में उमरिया, सोहागपुर, सिंगरौली, कोरार घाटी, जोहिला घाटी ये सब आते हैं, और इनमें से सोहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, और सतपुड़ा में मोहपानी, शाहपुर, तवा घाटी, कानन घाटी, पेंच घाटी ये सब सतपुड़ा रेंज में कोयला आते हैं, और सबसे ज़्यादा कोयला जो है वो मध्य प्रदेश में बिटुमिनस पाया जाता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भोपाल में बनने वाली मेट्रो परियोजना का जो नाम है वो भोज मेट्रो परियोजना है। भोज मेट्रो परियोजना, तो भोपाल में मेट्रो ट्रेन का निर्माण जारी है, जिसका जो नाम है वो भोज मेट्रो परियोजना है। भोज मेट्रो परियोजना MP मेट्रो रेल कारपोरेशन, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के द्वारा बनाई जा रही है।
ठीक है ना। तो एमपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो मेट्रो ट्रेन का विकास यहाँ हो रहा है वो एशियाई डेवलपमेंट विकास बैंक, मतलब एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। मतलब इसकी सहायता जो है वो एशियाई विकास बैंक कर रहा है। ठीक है, यह एक प्रकार की मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम MRTS सिस्टम से युक्त मतलब हैवी मेट्रो ट्रेन होती हैं जो भोपाल में 104 किलोमीटर की दूरी के लिए तैयार की जा रही है। क्लियर। योजना को मंजूरी जो मिली थी वो 2014 में 30 जून को मिल गई थी। अगला प्रश्न है 60वां प्रश्न हमारा कि 11 अप्रैल 2023 को प्रारंभ मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी फसल शामिल नहीं है। सरल प्रश्न है। इसमें यह कहा गया है कि जो मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन योजना चालू की गई उसमें से कौन सी फसल शामिल नहीं है। तो राज्य मिलेट मिशन के अंतर्गत इसमें जो भी फसल दी है वो सब शामिल है। सावा, कुटकी, कोदो, रागी, ज्वार, बाजरा, कंगनी, ये सब मोटे अनाज या मिलेट होते हैं, मोटे अनाज या मिलेट होते हैं, ये सब शामिल किए गए हैं इसमें। किसान क्या नाम है आपका, किसान कल्याण एवं कृषि विकास के उद्देश्य के साथ इन सबको शामिल किया गया कि जनजातीय क्षेत्रों में जो छोटे कृषक हैं उनको अच्छा रेट मिल सके उनके इन फसलों का, और इन फसलों का इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके, इसके लिए ये योजना चालू की गई है। ठीक है, और उसमें सह्याद्री धान शामिल नहीं है क्योंकि सह्याद्री धान मोटा अनाज नहीं है। सावा को सामा भी कहते हैं। तो जनजातियों को विकसित करने के लिए लगभग 23 करोड़ 25 लाख रुपए का इसमें बजट है, और 80% खेती के खर्चा जो है वो भी इस योजना के तहत सरकार उठाती है। मतलब मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए, जनजातियों की मदद करने के लिए इसमें 80% खर्चा जो है वो मध्य प्रदेश सरकार उठाती है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत में रेह, कल्लर और धुड़, रेह, कल्लर और धुड़ किस मैदानी भू आकृति को कहा जाता है। तो भारत में, ये 61वां प्रश्न है हमारा, भारत में रेह, कल्लर और धुड़ ये सब बांगर के रूप हैं। क्षेत्रीय भाषा में इनको कहा जाता है। एक्चुअली ये बांगर या रेह, कल्लर, धुड़ ये सब कंकड़ होते हैं। कंकड़ नुमा छोटी छोटी आकृतियां होती हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव के कारण ये कंकड़ बांगर भूमि में पाए जाते हैं, मैदान में पाए जाते हैं। तो बांगर इनके कारण रेह, कल्लर और धुड़ के नाम से जाने जाती। हम लोग जानते हैं कि भारत के मैदानी क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहला है भाबर। भाबर जो है शिवालिक से दक्षिण में जम्मू से असम तक फैला पहाड़ी मैदान है, जिसमें सबसे ज़्यादा मोटे बड़े बड़े पत्थर, शिला, बजरी पाई जाती हैं, और ये किसी भी दृष्टि से उपयोगी नहीं है खेती के लिए, इसलिए यहाँ मवेशी पालन सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा हमारा है बांगर। इसी जो हमारा बांगर होता है उसके पहले थोड़ा सा हम लोग तराई पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भाभर के ठीक बाद तराई होता है। इसके नीचे, शिवालिक के नीचे भारत में इस प्रकार से छोटे पत्थरों वाले, दलदली क्षेत्र वाले, दलदल नमी क्षेत्र वाले बहुत सारे मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, जिसको तराई कहते हैं। और तराई में कुछ फसलें कुछ दलदली फसलें यहाँ हो सकती हैं। इसके बाद आता है बांगर। बांगर कहते हैं पुराने जलोढ़ को। ये रहा बांगर आपका, किसको कहते हैं, पुराने जलोढ़ को कहते हैं। बांगर में पर्याप्त पुराने जीवाश्म पाए जाते हैं। जब ये मिट्टी बन रही थी तब तो इसमें बड़े हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़े का जीवाश्म इसमें पाया जाता है, और इसका जो निर्माण है वो अभिनूतन काल नियोजोइक कल्प में हुआ है। नियोजोइक कल्प में इसका निर्माण हुआ है। इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसमें कैल्शियम का भी निक्षेपण पाया जाता है ह्यूमस के साथ साथ। खादर की बात करें तो खादर नवीन जलोढ़ को कहते हैं। यह सबसे नूतन, मतलब सबसे नया जलोढ़ होता है, सबसे नई मिट्टी होती है। इसको उत्तर भारत में कई बार बेंत भी कहा जाता है, तो बेंत नाम से भी जानी जाती है, और यह
नई फसलों के लिए मतलब खाद्यान्न फसलों के लिए उपयुक्त होता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 62वां प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत है। तो इसमें से हम लोग देखें तो माही नदी का उद्गम स्थल जो है वो विंध्याचल पर्वत है। तापी बैतूल से निकलती है जो कि सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है, महादेव पहाड़ी का हिस्सा है। साबरमती जो है वो अरावली से निकलती है, अरावली से डूंगरपुर राजस्थान से। पेन्नार जो है वो आपकी नंदी हिल्स से निकलती है जो कि आंध्र प्रदेश में है। और जो माही है वो हमारा विंध्याचल से निकलती है। ठीक है, माही का उद्गम धार में है। माही समाप्त होती है खंभात में, पेन्नार समाप्त होती है बंगाल की खाड़ी में, और साबरमती समाप्त होती है आपका डिस्चार्ज होती है खंभात की खाड़ी में, और तापी भी। तो तापी, माही, साबरमती ये तीनों नदियां खंभात की खाड़ी में जाती हैं और पेन्नार नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाती है। अगला प्रश्न है 63वां। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 10 जनवरी 1992 को हुआ। 10 जनवरी 1992 को इसमें इसका गठन हुआ। 1990 में इसका अधिनियम लाया गया। ठीक है, ये हमें याद रखना है। गठन जो हुआ वो जिस अधिनियम के तहत हुआ उस अधिनियम का नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के में जो है तो कुल इसका जो गठन होता है उसकी अध्याय 2 की धारा 3 के तहत गठन किया जाता है। ठीक है, ये बातें इससे हमें स्पष्ट होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 64वां नंबर प्रश्न आज का। 64वां नंबर प्रश्न कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शुद्ध आय की गणना करता है। तो जो हमारा कैग होता है वो आर्टिकल 279 के तहत शुद्ध आय की गणना करता है। शुद्ध आय ये वित्तीय संबंधों में जाता है, वहां गणना करने के लिए कैग की नियुक्ति मतलब कैग को ये प्रभार दिया जाता है। और कैग हमारा जो है वो जो सर्टिफिकेट देता है वो अंतिम होता है। ठीक है, 138 आर्टिकल 138 आर्टिकल 148 जो है वो कैग के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 151 जो है वो प्रतिवेदन कैग के प्रतिवेदन से संबंधित है। और आर्टिकल 149 उसमें 2 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, यूं ही लिखा है। आर्टिकल 149 जो है वो कैग की शक्तियों से संबंधित है। आर्टिकल 148 को थोड़ा सा और भी डिटेल किया जा सकता है। जैसे आर्टिकल 148(1) कैग का गठन, 148(2) शपथ कैग का शपथ, और आर्टिकल 148(3) सेवा शर्तें, 148(4) जो है तो कैग का इसमें अन्यंत्र सेवा के लिए जो है तो पात्र ना होना। 148(5) कैग की शक्तियां जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे वो। और 148(6) इसमें इतनी चीज़ें हैं, 6 में कैग का व्यय भत्ता वगैरह दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में कैग की चर्चा इस प्रकार से की गई है। अगला प्रश्न हमारा है 65वां प्रश्न कि भारत में राज्यपालों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है या अतिरिक्त प्रभार कौन देता है। तो निश्चित रूप से इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है तो राज्यपालों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करते हैं और किसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपते हैं। ठीक है, आर्टिकल 155 और आर्टिकल 158(3) में इस संबंध में बातें लिखी हुई हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के निर्देशानुसार राष्ट्रपति के नियुक्ति के अनुसार कार्य करते हैं। इस हिसाब से वो इनका ट्रांसफर और अधिभार सौंप सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न और आज का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एआई रोबोट का नहीं है। एआई रोबोट के बारे में हम लोग जानते हैं, वो उसमें ऑटोमेशन होता है, सुदूर नियंत्रण होता है और स्वविवेक होता है, मतलब स्वचालन, सुदूर नियंत्रण, स्वविवेक, लेकिन भावनाएं नहीं होती। भावनाएं नहीं होती हैं अभी भी रोबोट में या एआई रोबोट में, किसी में भी इमोशंस नहीं हुए हैं। और जब इमोशंस नहीं हुए तो उस पर नियंत्रण का कोई सवाल ही नहीं, लेकिन विवेक हो गया है।
ऑटोमेशन से विवेक आ जाता है कि हमें कौन सी चीज़ कैसे करनी है। विवेक का मतलब यहाँ पे भावनात्मक या भावनाओं की बुद्धि से नहीं है। विवेक का मतलब यहाँ पे उनमें जब हम ऑटोमेशन डालते हैं तो उनको किस परिस्थिति में कैसा निर्णय लेना होता है ये लगभग समझने लगते हैं। तो ये तक तो बात चली गई है, पर अभी भावनाएं और उस पर नियंत्रण की बात नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है वो ये हो गया। एआई रोबोट की बात हम लोग करें तो हम लोग भारत में एआई रोबोट बनाने की जो प्रथा विकसित हुई तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्ष रहा 1950 के बाद रोबोट पर काम हुआ विश्व में। भारत में 2018 में अरुण जेटली के नेतृत्व में इसके संबंध में विशेष प्रयास किए गए थे। फिलहाल यहाँ पे वो बातें प्रासंगिक नहीं है। इस सीरीज को हम लोग आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। अगले 67वें से लेकर के 100वें प्रश्न तक की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। यह सीरीज यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। प्रश्नों में कहीं पे आपत्ति है तो कमेंट करके बताएं, उन्हें सुधार लिया जाएगा। और यह प्रश्न, एक बात मैं इसमें बता दूं कि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण डिस्कशन है। इसको पूरा सुने और अपने दूसरे मित्रों तक शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।